वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसको शेयर भी करें सबके साथ, और जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। जी हाँ, उनका ताल्लुक है शर्मन सिक्योरिटीज के से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फरहान महमूद साहब की, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है शर्मन सिक्योरिटीज में। तो आज हम उनसे जानेंगे मार्केट के हवाले से, और ये भी जानेंगे कि इस वक्त वॉर सिचुएशन है, क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट में। तो ये सारी बातों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, सबसे पहले तो जो है मार्केट सिनेरियो के हवाले से मैं ये बात करना चाहूंगी कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त वॉर कंडीशन है, और इतनी अच्छी न्यूज़ेस जो है थी, सर्कुलर डेट के हवाले से भी हमारे पास न्यूज़ आई हुई थी, और जो है और भी मुख्तलिफ न्यूज़ेस थी जो बड़ी पॉजिटिव थी। लेकिन उसके बावजूद हमने आज मार्केट में बड़ा एक मिसिव सेलिंग देखा। तो आखिर वो कौन थे जिन्होंने आके की, और ये क्या सिलसिला है? लोग बहुत ज्यादा पैनिक हैं, तो क्या करना चाहिए इस वक्त? वो ये सोचते हैं कि इस वक्त हमें होल्डिंग रखनी चाहिए या फिर कैश रखना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाहूंगी कि आप अपना कमेंट दें। देखिए, अभी देखे इंडेक्स को, तो आज भी जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 1,20,000 पे बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। इंडेक्स जो है वो थोड़ा मतलब पीक पे गया था। अगर हम इस हफ्ते देखें तो 2.5-3% डाउन है। एक तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है कि इंडेक्स जो है वो कहते हैं है थोड़ा सा ये है कि शायद सपोर्ट ये बहुत जरूरी है 1,20,000 की। हम्म। अगर तो वो थोड़ा ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस और की कुछ सेलिंग आ जाए तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो है वो इस वक्त इस इंडेक्स पे थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है कि हल्के से नर्वस है, और वो हमारे 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में भी नजर आ रहा है कि अगर हम देखें तो पिछले महीने से वॉल्यूम्स काफी लो हैं। तो ये वजूहात है जिसके वजह से हम समझते हैं कि थोड़ा सा मार्केट जो है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है ईरान और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर। तो इंडेक्स लेवल मैं समझता हूँ थोड़ा सा वो एक इन्वेस्टर्स को वरी कर रहा है, और उसकी वजह से हमें वॉल्यूम्स में थोड़ा लग रहा है कि इशू हो सकता है। तो लोकल इन्वेस्टर्स को अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस में सेलिंग थी, जिसमें इस हफ्ते देखें म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग थी, इंडिविजुअल्स की फिर भी बाइंग आई थी। हम्म। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो फॉरेनर्स का था, जो कि जब भी कोई ग्लोबल इंसिडेंट होता है तो फॉरेनर्स का रिएक्शन पहले आता है, लेकिन इस दफा हमने देखा है कि अब तक की जो है वो कोई एज सच कोई सेलिंग ना नहीं नजर आई। तो मेरे ख्याल में फॉरेनर्स काफी समझते हैं कितना इम्पैक्ट शायद ये आगे जाके चीजें रिजॉल्व हो। ग्लोबल मार्केट्स में भी अभी तक फिलहाल कोई इक्विटी मार्केट्स में कुछ इतना ज्यादा हलचल नहीं हुई है, सिवाय ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट आया है। सही। तो सर अभी जिस तरह से अभी ये भी कहा जाता है, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वक्त वॉर सिचुएशन है, और वॉर सिचुएशन में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो अभी क्योंकि काफी लोगों को इस हवाले से भी है कि क्योंकि ऑयल की प्राइसेस के हवाले से भी मैं आपसे यही बात करूंगी कि अभी आपने ये कहा कि सिवाय ऑयल प्राइसेस के अलावा अभी फिलहाल हम किसी और स्टेक में नहीं स्टक हैं। तो ऑयल प्राइसेस जो हमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, तो ये क्या लगता है, ये बैक होंगी? ये क्या है? और इस वक्त ऑयल सेक्टर को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, अगर हम ऑयल स्पेसिफिक देख लें तो हम्म। ईरान की एज सच कंट्रीब्यूशन तो नहीं है ग्लोबल सप्लाईज में, तकरीबन हार्डली 3 से 4% है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के अंदर, अगर हम शेयर देखें ऑयल की। तो वो तो इतना इतना नहीं है। बट
जिस रीजन है, जो हम रीजन देखें आसपास का, वो बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, क्योंकि उसके जो ऑयल, मेजर ऑयल रूट है, और वो तकरीबन 20% जो ग्लोबल ऑयल की सप्लाई है उस पे जो ये रीजन है ये कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें आपका स्टेट्स ऑफ हॉर्मोज आप अगर देखें तो वो उस जगह है जहाँ से वो मेन मेन सप्लाई लाइंस होती है। तो वो मिडल ईस्ट और सारी जो हमारी ऑयल सप्लाई वहां से आती है, वो पूरी ग्लोबली जो जाती है उसमें 20% हिस्सा रखती है। तो वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है और वहाँ इंसिडेंट कुछ चोकिंग होती है सप्लाई साइड पे, हाँ। तो ऑयल पे इम्पेक्ट आ सकता है। लेकिन तू इसके हवाले से वो अगर कौन? वैसे हम, हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। काइंडली प्लीज अपने माइक्स आप लोग ऑफ कर दें, जिनका माइक ऑन होगा मुझे फिर उन्हें एग्जिट करना पड़ेगा मीटिंग से, प्लीज काइंडली जी सर। और बाकी ये है कि ऑयल प्राइस वैसे अगर हम देखें तो डिमांड बहुत वीक है। तो अगर तो कोई मेजर डिस्ट्रप्शन होती है सप्लाई में ऑयल के, तो हम समझते हैं कि शायद $75 पर बैरल से स्पाइक कर जाए और $100 तक जाए। बट उसके चांसेस फिलहाल अभी मुश्किल है, क्योंकि वैसी जो डिमांड है वो बहुत लो है। ग्लोबल डिमांड बहुत वीक है। और दूसरा ये भी है कि इन्वेंट्रीज बहुत हाई है, यूएस और चाइना के पास क्रूड इन्वेंट्रीज बहुत है। अगर आप देखा जाए तो अगले 2.5 से 3 महीने के इनके पास जो है ना इन्वेंट्रीज है क्रूड की। तो अगर कोई स्पाइक आता भी है तो वहां से सप्लाई शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो ओपेक ममालिक हैं, वो पिछले कुछ 4-5 साल से प्रोडक्शन कट्स करते आ रहे हैं। तो वो अगर देखा जाए तो 5 से 6% ऑफ द ग्लोबल डिमांड अगर हम देखें तो वो फौरी पोर इन कर सकते हैं, उनके पास स्पेयर कैपेसिटीज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा कोई इसमें स्पाइक देखा जाए। आपने जो लोकल एनर्जी की बात की, सेक्टर की, हम्म। बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो हैविली रिलायंट है। अगर हम देखें कि अगर 5 सवा 5 बिलियन डॉलर का माहाना इंपोर्ट का बिल आता है, तो उसमें से तकरीबन 1.3 बिलियन जो है वो एनर्जी का होता है माहाना, जो कि रफली 30-35% बनता है। तो इम्पैक्ट पड़ता है ऑयल प्राइस का। वो एक है कि अगर 75, हम समझते हैं अगर 75 से 80 डॉलर पे रहती है तो इतना ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बट अगर ये टुवर्ड्स 100 जाती हैं तो फिर एक प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी आईएमएफ के अंदर हैं, हमें एक्सटर्नल फ्लोज का प्रॉब्लम है। तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में अभी तक जो सिचुएशन है वो कंफर्टेबल है। उसके अलावा जो आपने कहा एनर्जी स्टॉक्स की, तो अगेन अभी तक तो इनको प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि एनर्जी कंपनीज को, कि सर्कुलर डेट, जब भी ऑयल प्राइस बढ़ती है तो सर्कुलर डेट बढ़ने का खदशा पैदा हो जाता है। अभी तक तो वो सिचुएशन नहीं लगती कि कोई इजाफा होगा सर्कुलर डेट का। अभी भी इनकी कलेक्शंस तो बहुत अच्छी जा रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तक जो ऑयल प्राइसेस पे कोई मेजर इम्पैक्ट कुछ कंपनीज पे आए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर ये ऑयल बढ़ जाता है और कोल भी उसको फॉलो करता है, अभी कोल भी काफी लो पे चल रहा है। अगर ये दोबारा से $100 पर टन क्रॉस कर जाता है, कोल अभी कोई 95 चल रहा है, तो वहां पे आके फिर थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर को हर्ट कर सकती है, उनकी अर्निंग्स को। तो ये मेरे ख्याल में है अभी सिनेरियो। अगर ज्यादा स्पाइक होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है सेक्टर्स लाइक एनर्जी, सीमेंट्स, केमिकल, और थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में फार्मा सेक्टर, क्योंकि उनके भी रॉ मटेरियल्स लिंक होते हैं ऑयल प्राइसेस से इनडायरेक्टली। तो वहां पे इम्पैक्ट आ सकता सही। तो सर जैसे आपने कहा कि अभी ऑयल सेक्टर का आपने कहा कि अभी मार्केट जाहिर है सिवाय ऑयल सेक्टर के अलावा किसी चीज के ऊपर इम्पेक्ट नहीं हो रही, तो मार्केट किस चीज का असर ले रही है, मार्केट में इतनी ज्यादा पैनिक क्यों है? हालांकि अब हम सीमेंट्स देख रहे थे, सीमेंट्स में बहुत अच्छी हम एक रैली देख रहे थे, सीमेंट्स में भी हमने जो है थोड़ा सा आज हमने देखा कि इतना कोई खास उसमें हमने नहीं देखा आज परफॉर्मेंस। स्टील हो गया, तो क्या वजह है ये सेक्टर्स क्यों अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ के मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, तो इसको आप क्या कहेंगे?
ये मेरे ख्याल में आपने जो पैनिक का वर्ड यूज किया वो इतना पैनिक नहीं है। अगर हम वैसे देखें तो 1,24,000 प्लस गई थी मार्केट, अभी 1,20,000 है। परसेंटेज में तो वो कुछ ऐसा बनता नहीं है, 2.5-3% इज लाइक, इतना तो नॉर्मल है परसेंटेज टर्म्स में। और वैसे भी आप पॉइंट्स में भी देखें तो एक एक टाइम पे तो जब पाक इंडिया वॉर का एक था तो का इंडेक्स तो बहुत 1,07,000 और उसके एक करीब भी चली गई थी। तो वहां पे तो काफी एक इम्पेक्ट आया था। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज पे है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत रिलाय करती है, हमारा हमारा जो बजट है, हमारा जो इकोनॉमिक रिलायंस है वो ऑयल के ऊपर बहुत इंहिसार करती है। तो वहां पे कोई चीज प्रॉब्लम में होती है, क्योंकि अगर ऑयल बढ़ता है तो फूड प्राइसेस भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो हम काफी कंफर्टेबल है अभी तक। वैसे देखा जाए तो इन्फ्लेशन साइड पे तो बहुत कंफर्टेबल है पाकिस्तान। 6-7% की एक्सपेक्टेशन है कि 26 में हो। और अगर बढ़ भी जाती है तो अगर ये और भी बढ़ जाए इन्फ्लेशन तो मेरे ख्याल में वहां पे कंफर्टेबल है। लेकिन कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं इस जो कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। तो एक थोड़ा सा जहां पे एनर्जी प्राइस पे इम्पैक्ट आता है, वहां थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल अलायंसेस में भी थोड़ी सी तब्दीली होगी। और पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा अपनी एडजस्ट देख रहा है कि क्योंकि आईएमएफ के अंदर है और उसको फॉरेन फ्लोज की बहुत जरूरत है। तो पाकिस्तान की स्टैंडिंग बहुत मैटर करती है इस वक्त के वो किस से अलाइन होता है। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों के सवाल हैं तो काइंडली जल्दी से अपने सवाल कर लें। और सर, रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से जरा बताएं कि रिफाइनरी सेक्टर को इस वक्त आप कैसा देख रहे हैं। कोई न्यूज़ के हवाले से भी बात थी, तो थोड़ा सा रिफाइनरी सेक्टर को थोड़ा सा बता एक्सप्लेन कर दें। देखिए, रिफाइनरी सेक्टर का अब तक जो ऑयल प्राइसेस की मूवमेंट रही है वो पॉजिटिव रही है रिफाइनरीज के लिए। हमने देखा कि पिछले जो 10-15 दिन में इनके मार्जिन्स बढ़ गए हैं। तकरीबन इंडस्ट्री के एवरेज देखें तो वो तकरीबन कोई $3-4 पहले चले गए थे 2 महीने पहले, जो कि अब दोबारा से रिकवर होकर $9 से $10 पर बैरल हो चुके हैं। लेकिन एक जो इसमें थोड़ी सी कंसर्न आई है ओवर द लास्ट फ्यू डेज, वो ये आई है कि हुकूमत ने जो है वो एक फर्नेस ऑयल पे एक लेवी लगा दी है ₹77 पर लीटर, जो कि कोई प्राइस पर टन पे कोई ₹82,000 पर टन बनता है। वो लग जाएगी 1 जुलाई से, और वो फर्नेस ऑयल प्राइसेस को तकरीबन 57% से इंक्रीज कर देगी। तो हमारे लोकल फर्नेस ऑयल डिमांड वैसी खत्म हो चुकी है। एक जमाने में 9-10 मिलियन टन होती थी, अब कोई हार्डली 1 मिलियन टन रह गई है। तो रिफाइनरीज हमारी जो लोकल हैं वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि डिमांड कम होती है तो आप प्रोडक्शन कम कर दें। वो बेसिकली हाइड्रोस्कीमिंग रिफाइनरीज में ये होता है कि एक खास परसेंटेज होता है विच यू हैव टू मैन्युफैक्चर, तो यू हैव टू प्रोड्यूस। तो अब ये इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर फर्नेस ऑयल की डिमांड और ड्राई डाउन हो जाए तो ये एक्सपोर्ट्स की तरफ जाए, और एक्सपोर्ट्स जो है वो मार्जिन उनके खराब हो जाते हैं एक्सपोर्ट्स पे। तो ओवरऑल सेक्टर पे भी मार्जिन तो बेहतर है, बट अभी मेरे ख्याल में प्रेशर आ सकता है इनके मार्जिन में अगर ये फर्नेस ऑयल की डिमांड बहुत ड्रॉप हो जाती है, तो वहां पे जाके इनके मार्जिन खराब हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो ये है कि कोई सच मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी है स्टोरी। रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी कुछ थोड़ा सा भी डिले 1 से 1.5 महीने हम समझते हैं। सही। जी उमर, आपका सवाल है, जल्दी से अपना सवाल कर लें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आई वांटेड टू आस्क नेशनल बैंक और फौजी सीमेंट को आप कैसा देखते हैं? देखिए, नेशनल बैंक का अगर देखा जाए तो इसकी जो है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इनकी एक पेंशन फंड का था इशू, जिसकी वजह से इन्होंने अपना कैश को विदहोल्ड किया था और डिविडेंड्स कर्टेल कर दिया था बिल्कुल। तो उसकी वजह से इनकी ओवर द पीरियड जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी बहुत अच्छी रह गई। तो मेरे ख्याल में नेशनल बैंक्स अगर हम देखेंगे बैंकों में तो हमारा टॉप पिक है। और उसमें इसमें यही चीज है कि एक तो पे आउट्स अच्छे होंगे आगे जाके, क्योंकि इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बहुत अच्छा है, डिविडेंड यील्ड पे बहुत अच्छा है। और दूसरा जो है जो अभी जितनी भी सर्कुलर डेट्स रिलेटेड से पेमेंट्स होंगी, हम समझते हैं कि बैंक्स को फायदा होगा, क्योंकि वो
उनके जो मार्कअप नहीं मिल रहे थे उन पे मार्कअप्स मिलेंगे, और उसमें हम समझते हैं कि नेशनल बैंक को जो है वो बहुत अच्छा बेनिफिशियरी होगा। तो हम नहीं समझते कि कोई बहुत ज्यादा निम्स में जो है वो इरोजन होगी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन। फिर भी इसकी अर्निंग्स बेहतर होंगी। तो मेरे ख्याल में नेशनल बैंक अच्छी है, पूरी ओवरऑल बैंक्स में अच्छा जो है ये स्टॉक है। बाकी इसके अलावा आप जो कह रहे हैं फौजी सीमेंट की फ्यूचर मल्टीपल्स पे देखा जाए तो इंडस्ट्री के इनलाइन ही है पीई मल्टीपल्स के ऊपर। लेकिन जो एक कंसर्न है वो ये है कि इसका एक एक मेजर होता है ईवी पर टन, एंटरप्राइज वैल्यू पर टन। वो इंडस्ट्री के में देखा जाता है जब कभी कोई एक्विजिशन होती है या कोई एक्सपेंशन कर रहा होता है, तो लोग इन्वेस्टर्स जो है वो ईवी पर टन बेसिस पे भी देख रहे होते हैं स्टॉक्स को। तो वो उस पे प्रीमियम पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर टाइम बीइंग फौजी सीमेंट जो है वो अभी फिलहाल होल्ड ही है हमारा। और अभी इसमें देखते हैं कि किस तरीके से आगे जो है वो डिमांड आती है, तो लेकिन अभी फिलहाल हमारा होल्ड है। सही है, बहुत शुक्रिया जी। इरफान साहब अपना सवाल करें प्लीज। ये काइंडली PIA के बारे में बताइएगा, JBDC और टॉम सीयर। टॉम सीएल और किसका कह रहे हैं हम? PIA। PIA और JBDC, जावेदान। ये तो मेरे ख्याल में दोनों हम कवर ही नहीं करते बहुत ही। पीआईए खुद अगेन ऑल इट सर, इसकी रिलेट्स टू द प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बातें हैं तो। प्राइवेटाइजेशन। या जी। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन रिलेटेड है, हमेशा से रहा है कि इसको कुछ है, लेकिन हमारी कोई एज सच एक्टिव कवरेज में नहीं रहा है हमेशा, क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत है और उसकी कैसे स्ट्रक्चरिंग होगी वो एक थोड़ा से इश्यूज है। तो अब हमें नहीं समझता कि कोई फिलहाल अभी कोई ये रिडार पे होना चाहिए। जहां तक टॉम सीएल की बात है, ऑर्गेनिक मीट का इनका अच्छे इनके ग्रोथ थी एक्सपोर्ट्स पे, लेकिन अभी पिछले महीनों से इन्होंने फोकस लोकल पे कर दिया है, लोकल बिजनेस पे। पहले ये बहुत एग्रेसिव थे एक्सपोर्ट्स के अंदर, मेनली चाइना पे फोकस कर रहे थे और मिडिल ईस्ट में भी बेहतर कर रहे थे। लेकिन पिछले महीनों में जब से ये हुकूमत ने टैक्स पिछले साल से जो लगा था, तो वो मतलब इनको भी एग्जेम्प्ट थे ये इनकम टैक्स से, तो इनके ऊपर टैक्स लग गया था। तो तब से लोकल पे इन्होंने फोकस किया, लोकल पे इतने मार्जिन्स नहीं थे। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी शिफ्ट है टुवर्ड्स लोकल, जो कि मैं नहीं समझता इतनी ज्यादा हाई मार्जिन है। बट ओवरऑल ये अगर एक्सपोर्ट्स पे चाइना पे अगर ये एग्रेसिव करते हैं, जो कि हम समझते हैं कि एग्रेसिव होंगे, वहां पे डिमांड है बहुत ज्यादा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, मीट। तो अगर ये करते हैं तो मेरे ख्याल में आउटलुक काफी बेहतर हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस लेवल पे तो टॉम सीएल अच्छा है, काफी हाई गया था, इस लेवल्स अच्छे हैं, मेरे ख्याल में इस पे एक सपोर्ट आएगी। जावेदान के बारे में आपका कोई व्यू, और JBDC? नहीं जी जी, इस पे तो अभी कोई जी सुन का कवर नहीं करते। अच्छा, बैंक इस्लामी का पूछा गया है जी। एसेंस अरे, बैंक इस्लामी के हवाले से सिर्फ बता रहे हैं। देखिए, बैंक इस्लामी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस्लामिक बैंक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, शरिया कंप्लाइंट में। तो हमारे पास जो है वो शरिया कंप्लाइंट में तीन बैंक्स हैं, मीज़ान है, फैसल बैंक है और बैंक इस्लामी है। अगर इनको आप पी मल्टीपल्स पे देखें और डिविडेंड यील्ड पे देखें, तो ये दो बैंक्स बहुत ही अंडर परफॉर्मर्स थे, फैसल बैंक और बैंक इस्लामी, कंपेयर टू मीज़ान। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर मीज़ान बैंक विद हाई प्राइस विद सेम मल्टीपल्स आपको दूसरे बैंक्स भी मिल रहे हैं, और बट मीज़ान इज हाईली प्राइस्ड, हायर प्राइस, तो ये जो दूसरे बैंक से छोटे प्राइस, लो प्राइस बैंक्स, इसमें एक्सपोजर ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनालिसिस विद द अदर बैंक, आई थिंक आप बैंक इस्लामी थोड़ा सा अभी यहाँ रुकेगा।
मेरे ख्याल में जो है फैसल बैंक इज मोर कंपेलिंग एट दिस रेट रादर देन बैंक इस्लामी। एक रैली आई है बैंक इस्लामी में, लेकिन हम समझते हैं कि शायद अब वो जो कंपैरेटिव बैंक्स हैं लोग उनको देखेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या है। लेकिन बिल्कुल बात सही है कि ये बहुत ड्यू थी इनकी रैली, क्योंकि ये काफी अरसे से अंडर परफॉर्म कर रहे थे कंपेयर टू मिजोरम। सही। अच्छा, ऐसे टीआरजी के हवाले से पूछा गया है, टीआरजी का थोड़ा सा बता दें, और आईटी सेक्टर को भी थोड़ा सा मैं चाहूंगी थोड़ा सा एलोबरेट करें कि आईटी सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं। देखिए टीआरजी का तो ये अगेन हम इसको नहीं करते हैं, क्योंकि एक मेन कंपनी है जो कि बाहर लिस्टेड, वहीं से प्रॉफिट जनरेट होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उसमें हमें प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों का। तो हम इसको तो कवरेज, एक्टिव कवरेज में तो ऐसा सच नहीं है। दूसरा जो आप कह रहे हैं किसका? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में अभी ये हुआ है कि जो जितनी भी बड़ी फर्म्स है आईटी की, जैसे नेटसोल है, सिस्टम्स है, हम समझते हैं कि थोड़ा सा ये उस बिजनेस की मेच्योरिटी तक पहुंचे, क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन भी है। अपार्ट फ्रॉम मिडिल ईस्ट रीजन, दूसरे जो रीजन्स हैं वहां पे एक स्लो डाउन आ रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे यूरोप हो। थोड़ा सा वहाँ स्लो डाउन आया है चीजों में, तो हम समझते हैं कि वहां पे भी कुछ कॉस्ट कटिंग्स हुई हैं, और जो पेनिट्रेशन है वो थोड़ी सी कम हुई है बड़ी आईटी फर्म्स की। हमें मिडिल ईस्ट में ग्रोथ दिखती है, बट ओवरऑल मैं नहीं समझता कि रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा इजाफा आएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ग्रोथ अगर आती है तो वो ऑफसेट हो जाएगी डिक्लाइन इन यूएसए एंड यूरोप बिजनेस। तो हम समझते हैं कि कोई ओवरऑल रेवेन्यू में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगा। पिछली जो हमने ग्रोथ देखी थी उसमें एक तो ऑर्गेनिक ग्रोथ भी थी, बट साथ में डिवैल्यूएशन की भी थी। तो करेंसी पे भी अब हमारा आउटलुक अभी स्टेबल ही है, तो हम नहीं समझते कि रुपी बेस रेवेन्यूज में बहुत ज्यादा कोई इजाफा आईटी में। प्लस मल्टीपल्स में भी बहुत हाई होते हैं। तो अगर मार्केट कोई 6.25 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है अर्निंग्स के, तो हायर मल्टीपल एलोकेट करना एट दिस पॉइंट इन टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई फ्रेश बाइंग ज्यादा कोई इस तरफ आए। अच्छा, सही। जी एस खान, आपका सवाल है, काइंडली अपना सवाल कर लें। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल था कि एचटीएल को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि एचटीएल बहुत अरसा हो गया ये भी परफॉर्म करके नहीं दे रहा, 40 और 245 के ब्रैकेट में ही फॉल कर रहा कौन सा स्टॉक कह रहे हैं? एचटीएल। है। एचटीएल हाईटेक लुब्रिकेंट। हाईटेक लुब्रिकेंट्स। ये हाईटेक लुब्रिकेंट्स जो है वो देखें, इनका जो है दोनों बिजनेस थे पे है। एक तो ऑयल मार्केटिंग का भी है, प्लस ल्यूब्स भी ये दे रहे होते हैं एग्रेसिव, अगर मेजर फोकस देखें तो ये है। अ, अभी फिलहाल जब भी ऑयल प्राइस बढ़ती हैं, तो अगर हम बिल्कुल करंट सिनेरियो के बाद देखें तो इन्वेंट्री गेन्स होते हैं इनको। तो मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि शायद कुछ अगर ये ऑयल प्राइस ऊपर जाए तो शायद इन्वेंट्री गेन्स उनमें नजर आए सितंबर क्वार्टर में, अगर ये कंटिन्यू रखती है प्राइस। वरना एक फियर ये था कि जब ऑयल प्राइसेस गिरी थी तो इनको इन्वेंट्री लॉस था जून के अंदर। वो अगर अभी बढ़ जाती है तो शायद जून या सितंबर में जो पहले फोरकास्ट की अर्निंग्स से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाए। एज फार एज सेल्स इज कंसर्न, ल्यूब्रिकेंट्स की अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट होती थी, स्मगल्ड प्रोडक्ट अफेक्ट करते थे ल्यूब्स की मार्केट को। अब ये है कि अगर ये सारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है रीजन में, तो अब ये दो तरीके हैं इसके अंदर कि या तो ये अगर रीजनली थोड़ा सा ईरान अगर कुछ आगे जाके अगर कुछ सेंक्शन या कुछ ऐसे, तो वहां से फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट्स यहाँ आना शुरू हो जाए, अगर कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो। तो मेरे ख्याल में अ, अभी फिलहाल वेट एंड सी है। लोकल कंजम्पशन में इतनी कोई ग्रोथ ऑयल की एक्सपेक्ट नहीं है मेरे ख्याल में। 4-5% की ग्रोथ है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल के कोई एचटीएल में
कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा सच रैली हो। नहीं, बहुत शुक्रिया इरफान। जी, मोहम्मद एहसन अपना सवाल करें प्लीज। जी, अच्छा सर, ये डबल जीएल और ये ट्रिपल जीएल के हवाले से जरा सा मैं पूछना चाहूंगी। जो इन्वेस्टर्स इसमें हैं, काफी टाइम से जो है ये स्टक हुआ हुआ है, तो अभी इसमें कोई न्यूज़ है, कुछ क्या है? क्या इसकी बारी आ गई है? थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी आपसे जानना। देखिए ये भी स्टॉक्स जो है बहुत साइड बोर्ड आइटम्स हैं, मेन हम्म। कवरेज में हम नहीं रहते। सीजनैलिटी भी न्यूज़। इम्पेक्ट करती है जी। तो। हाँ, पर जो है अगर वैसे देखें तो जो ये ऑक्सीजन जो है ये सप्लाई कर रहे होते हैं, अब इसमें मेन चीज जो है आपकी जो है बिजली से इलेक्ट्रिसिटी है, मेन को चाहिए होती है, एनर्जी पे रिलाइट होते हैं। हम्म। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी फिलहाल कोई केमिकल बेस्ड में भी जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो इनको भी जो है वो इम्पेक्ट हो सकता है आगे। अगर ये ग्रिड रेट्स पड़ते हैं या दूसरे तो मेरा नहीं ख्याल कि भी फिलहाल जो है वो कुछ इस पे है कोई, फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना कोई ओके। रैली, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग की भी उसमें न्यूज आती रहती हैं। हम्म। बट उस पे एग्जैक्टली कहना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। सही। जी इरफान, आपका सवाल है, जल्दी से कर लें। जी, एक और क्वेश्चन रहेगा था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्योंकि आई एम न्यू इन्वेस्टर, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे बैंक सलामी जो है उसकी एवरेज जो है मेरी 21 की है, 21 की है। तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? तो क्या वो बेसिकली लिया तो मैंने डिविडेंड के लिए ही था, तो मगर आई हैव अ फियर कि अगर मैं इसको सेल करूंगा तो फिर जाहिर बात है डिविडेंड इनकम नहीं आएगी। तो मुझे क्या इसको सारे सेल करके फिर दोबारा री एंट्री लेनी चाहिए इस रेट पे, ये प्रॉफिट बुक करके, या फिर मुझे एवरेज करना चाहिए? लेकिन जब मैं एवरेज करता हूँ तो प्राइस इतनी हाई हो गई है कि वो फिर एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। देखिए ये तो एग्जैक्टली कुछ नहीं कह सकते स्टॉक मार्केट में कि क्या प्राइस होगी और कितने पे बेचना चाहिए और क्या है। इसके लिए ये होता है कि आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। अगर डेफिनेटली अगर मार्केट, अगर इंटरेस्ट रेट जो है आपको फिक्स इनकम में कोई 11%, 11.5% दे रहा होता है, तो आप यील्ड भी यही देख रहे होते हैं कि जी मुझे अगर इससे ज्यादा यील्ड मिल जाए प्लस कुछ कैपिटल गेन मिल जाए। अब अगर अभी सिनेरियोज में देखें तो अगर किसी स्टॉक की 12% प्लस है, 13% प्लस है, तो वो एक अच्छी है। बट उसके साथ अगर प्राइस एप्रिसिएशन, कैपिटल गेन भी आ जाता है तो वो एक अच्छा टोटल रिटर्न आपका अच्छा बन जाता है। तो इसी पे एनालिसिस आपकी एजम्पशन होती है कि कितना ये डिविडेंड दे सकता है और अर्निंग्स आगे कैसे ग्रो कर रही हैं। तो उस हवाले से ये हो सकता है कि ये वाला जो साल होगा, जो 2015 है, ये टेक्निकली थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बैंक्स के लिए, क्योंकि जो है इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, निम्स भी स्क्वीज हुए हैं। जो सेकंड हाफ होगा वो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। तो मेरे ख्याल में एक तरीका ये होता है कि जो लास्ट पे आउट जो देखा है, लोग अमूमन उसको भी देख रहे होते हैं कि कितना पे आउट रेशियो। तो आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं उसकी बेस पे कि अगर ये इतना साल का डिविडेंड एक देता है, मुझे इतनी यील्ड मिल रही है, तो मुझे मजीद इसमें जाना चाहिए कि नहीं। तो आपका सोल्यूशन, आपका सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा। आपको बस ये देखना होता है कि क्योंकि अगर बेहतर है तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स फिर उस टिप्स में जाते हैं अगर यील्ड्स ज्यादा अच्छी हैं, तो फिर इस इवेंचुअली प्राइस भी रैली करती है। मगर आपको नहीं लगता कि जो ईरान वॉर चल रही है उसकी वजह से हो सकता है शायद गवर्नमेंट स्टार्टिंग ही रखे ये इंटरेस्ट रेट्स, या हो सकता है शायद बढ़ा भी दे थोड़े से, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इन एनी कॉस्ट होगी, तो कि जिस तरह ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगी उसकी वजह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो आएगा नेक्स्ट लास्ट की 6 मंथ्स में, या समझे 3 मंथ्स में, लास्ट क्वार्टर में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि स्टिल मुझे कंसिडरिंग ऑल द इन्फ्लेशन एंड द इंटरेस्ट रेट्स, मुझे
लगता है कि गवर्नमेंट शायद स्टेबल रखे इसको, या फिर थोड़ा सा हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दे, 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा दे, तो इस बारे में इस लिहाज से। देखिए देखिए, अगर हम देखें तो पॉलिसी रेट 11% है, और इन्फ्लेशन जो अभी वैसे जो इस साल की एक्सपेक्टेशन है जो कि वो 6 से 7%, 5 से 7% के करीब है। तो उसमें तो आपका रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स तो अच्छे हैं, मतलब आपके तकरीबन 4% प्लस में है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें पाकिस्तान की, तो कोई 250 200 बेस पॉइंट्स जो है वो रियल पॉजिटिव इंटरेस्ट रहे हैं। तो उसकी बेसिस पे गुंजाइश तो अभी भी, अगर इन्फ्लेशन 7 नहीं, तो 8 या 9% भी आ जाती है, तो गुंजाइश तो है। तो मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल फोकस ये होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि मजीद ये तकरीबन सिंगल डिजिट में आ जाए बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, अगर इन्फ्लेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये कि ये हो सकता है कि वो जो कट थे रेट्स, वो ये हो सकता है कि अगर ये ऑयल प्राइसेस लेट सपोज $100 चली जाए, या 90 प्लस चली जाए, 95 चली जाए, फूड प्राइसेस बढ़ जाए, तो ये हो सकता है कि चांस कि थोड़ी सी इन्फ्लेशन हो जाए, और हम जो समझ रहे हैं कि सिंगल डिजिट में जो इंटरेस्ट रेट्स आएंगे वो शायद ना हो, वो कहीं सेटल हो जाए कोई 10.5%, 10% के अराउंड। तो लेकिन जहां तक बढ़ने का ताल्लुक है, आई डोंट थिंक कि फिलहाल अभी ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि जो हुकूमत की रिक्वायरमेंट भी है बोरिंग की, वो इतनी कोई खास नहीं है, और अमूमन ज्यादातर रहती है फोर्थ क्वार्टर में। उसके बाद टूवर्ड्स फर्स्ट क्वार्टर इतनी ज्यादा एज सच रिलायंस बोरिंग पे होती भी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी डिमांड भी है सिस्टम में कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएं, तो अभी फिलहाल तो नहीं है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा अभी जो सेकंड हाफ होगा, क्योंकि अभी तक जो है ये फर्स्ट हाफ में तो फिर भी निम्स थे, लेकिन अर्निंग्स उनकी वैसे प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि कुछ कैपिटल गेन्स भी थे। तो वो जब थोड़ा मिसिंग होंगे सेकंड हाफ में, तो शायद थोड़ी सी इम्पैक्ट नजर आए अर्निंग्स पे बैंक्स की। सही बहुत शुक्रिया इरफान। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि क्या मार्केट स्ट्रैटेजी जो है आप सजेस्ट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को इस वक्त, जो इस वक्त करंट सिनेरियो है, इसको देखते हुए, और इसके साथ ही साथ जो है ये भी बताएं कि कौन से सेक्टर्स आप समझते हैं कि इस वक्त जो है हमारे इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए, और उन सेक्टर्स में किन स्टॉक्स जो आपको लगता है कि हाँ इनमें जो है इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, एक तो जो नया इन्वेस्टर होता है उसके लिए तो मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि उसकी अप्रोच ये होगी कि अभी अगर ये वॉर लाइक अगर कुछ मजीद बढ़ती है या जो भी है, तो वेट एंड सी कर सकता है वो नया इन्वेस्टर। वो ये देख सकता है कि अगर कोई पैनिक आती है या कोई प्राइस स्पाइक होती है, टेम्परेरी होती है स्पाइक, तो एक अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं, नीचे के लेवल्स पे मैं मार्केट में इन एंट्री कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में जहां तक न्यू एंट्रेंस है वो थोड़ा सा और वेट कर सकता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं लेट्स सी इस चीज को देखते हैं। दूसरा ये है कि इनिशिएट वो हमेशा बेहतर यही होता है कि आप दोनों को देखें, कैपिटल गेन को भी देखें, और साथ में डिविडेंड यील्ड भी। अगर ऐसे स्टॉक्स हैं जो 10-11% की यील्ड भी दे रहे हैं, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है इंटरनेशनल प्राइसेस से, और जो है उनमें प्राइस एप्रिसिएशन भी है, तो बहुत अच्छे हैं। अगर हम डिविडेंड यील्ड के हवाले से बात देखें, और प्राइस एप्रिसिएशन के हवाले से देखें, तो हमारे पास जो है ज्यादातर जो है वो बैंक्स ही नजर आते हैं डिविडेंड यील्ड्स के अंदर, जिसमें कुछ गुंजाइश है यील्ड्स की अच्छी। तो मेरे ख्याल में यील्ड्स वाले स्टॉक्स में, बैंक्स में आप जा सकते हैं। फर्टिलाइजर एक सेक्टर है, बट उसमें थोड़ा सा अभी फिलहाल कंसर्न है, क्योंकि इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा आ गई है, यूरिया की डिमांड कम हो गई है, उसकी वजह से जो है शायद अर्निंग इम्पैक्ट हो, तो अभी वहां पे थोड़ा सा वेट एंड सी है। तो यील्ड के हवाले से तो बैंक्स हैं अभी फिलहाल। बट अगर हम प्योर
कैपिटल गेन की बात देखें, प्राइस एप्रिसिएशन की बात है, तो जिसमें हमें समझ आता है उसमें एक गुंजाइश जो है वो डेफिनेटली एनर्जी स्टॉक्स में बहुत गुंजाइश है। सीमेंट सेक्टर में भी बहुत गुंजाइश है। अभी हम देखें सीमेंट सेक्टर भी अपनी कैपेसिटी पे, यूटिलाइजेशन पे सिर्फ 50% पे चल रहा है, तो ये अर्निंग्स दिखा रहे हैं। वंस ये अगर ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होती है ग्रेजुअली, तो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी और अर्निंग ग्रोथ आपको बहुत अच्छी दिखेगी। तो सीमेंट्स के अंदर अच्छी है ऑटो पिक्स हम। जी, हमारे जो है सीमेंट सेक्टर में जो है डीजी खान सीमेंट बहुत अच्छा है, हमें लगता है। हमें जो है वो और मैपल ऑटो बहुत सेक्टर का अच्छा लगता है। और ऑटो सेक्टर का सर? एनर्जी सेक्टर में जो है हमें जो नहीं, सबसे ऑटो अच्छे सेक्टर के जो हवाले से। ऑटो सेक्टर, जी जी। ऑटो सेक्टर में जो हमारे पास जो टॉप पिक है वो GAL है, ठीक है। नजारा ऑटोमोबाइल्स। उसमें हम समझते हैं कि दो तरह की ग्रोथ है। एक तो ट्रक्स की ग्रोथ है, पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिकवरी होती है तो ट्रक्स की डिमांड बढ़ती है, और स्पेशली इसके पास छोटी प्राइस के ट्रक्स है। तो जो इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से इनमें लीजिंग भी बहुत आ गई, तो ट्रक के अंदर भी जो है फाइनेंसिंग का, ट्रक फाइनेंसिंग शुरू हो गई है, तो जिसके से हम समझते हैं कि डिमांड होगी। दूसरा, इनकी जो पिकअप सेगमेंट है वो बहुत अच्छी प्राइस पे एक पिकअप, इनका ट्रक जो जैक के नाम से T9, हम्म। वो सेल हम समझते हैं कि प्राइस इतनी अच्छी है कि शायद उसके अच्छे सेल्स कंटिन्यू रहे, तो इसमें एक ग्रोथ नजर आती है। हमारा मेन पिक गैल है। एनर्जी के अंदर हमें जो है तमाम कंपनीज में पाकिस्तान स्टेट ऑयल अच्छी लगती है। उसमें अगले साल कोर अर्निंग बहुत अच्छी होगी। उसके मल्टीपल्स पे देखें अगले साल के, तो तकरीबन कोई 3.5-4 के मल्टीपल्स पे है। तो PSO पे कच्ची जो है वो बेट है एनर्जी। सही। बहुत शुक्रिया सर फरहान, आपने